बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगरी। फैसलों की बात करें तो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना फ़ैसला सुना दिया, जो कि बड़ा अहम फ़ैसला है, जिसके लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ कई ऐसे ममालिक की जो कोशिश थी, आज वाज़ेह तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और कतर ने बहुत मेहनत की है, कोशिशें की हैं कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान जिस तरह से चाह रहा था कि इस खित्ते में अमन हो और ईरान और अमेरिका मुज़ाकराती की टेबल पे आएँ और कहीं न कहीं हल की जानिब बढ़ें। अब तय है कि G7 कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम उन नुकात पर बातचीत भी की और वाज़ेह तौर पे बताया कि होने क्या जा रहा है, और इसके साथ-साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा डील बिल्कुल फ़ाइनल हो चुकी है और डील जो है ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो बड़े अहम हैं। इतवार से पहले ये जो है साइनिंग सेरेमनी जो है वो जो है स्विट्ज़रलैंड में होने जा रही है। उसके नताइज यकीनी तौर पर बड़े अहम आएँगे। 90 रोज़ से ज़ायद ये जंग जो थी वो चलने के बाद मिलाकर कहें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या हासिल किया, ईरान ने क्या हासिल किया और दुनिया ने क्या कुछ खोया। सवाल तो यही पैदा होता है कि जंग ना तो अमेरिका ने जीती, ना तो ईरान ने हारी, मगर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक जो कि इस जंग से मुतासिर हुए, उनका क्या यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ख़ास तौर पर उनके इत्तेहादी यानी कि इसराइल ने क्या कुछ हासिल किया। मगर यहाँ पर फ़ैसला किया जाए तो फ़ैसले में वाज़ेह तौर पर यही जवाब आ रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं ईरान ने बहुत कुछ हासिल किया। ईरान ने इस खित्ते में अपनी ताकत को मनवाया। ईरान ने ना सही इस खित्ते में, मगर इसराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों से जो है अपनी बातें भी और अपने शराइत भी काफ़ी हद तक मनवाने में कामयाब रहा। मगर यहाँ पर यह भी बात ज़रूरी है कि G7 कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक के सरबराहान मौजूद थे। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, मगर मोदी से ना तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाथ मिलाया, ना तो बातचीत की। वो भी मनाज़िर बिल्कुल सामने इस G7 कॉन्फ्रेंस के नज़र आए, जिसमें वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को छोड़कर मगर दीगर जो आज़ाद मीडिया है और तजिया निगार हैं, वो तनकीद करते रहे कि नरेंद्र मोदी जो कि कल तक जो है अपने मित्र यानी कि ट्रंप को वाज़ेह तौर पर अपना दोस्त कहते थे, मगर दोस्त ने हाथ तक ना मिलाया, पूछा अब तक नहीं। तो इसमें वाज़ेह तौर पर जो है फ़ैसला यही आया कि कहीं न कहीं इस वक्त जो नज़रअंदाज नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, ये आलमी सतह पे विश्व गुरु की जिस तरह से बेइज्जती हुई है, वो इस वक्त हिंदुस्तान के लिए बड़ी बाइज़ शर्म है। इसके साथ साथ सिंध का बजट और बलूचिस्तान के बजट पे भी बात करेंगे कि सिंध का बजट अगर कहा जाए कि 562 अरब रुपए का ये बजट है जो पेश किया गया, और सिंध के अंदर ख़ास तौर पर 7% जो है तनख्वाहों में इजाफे की बात की गई। अगर बात की जाए तो पेंशन वालों की, तो उनमें भी 7% इजाफा करने का फैसला किया है। सालाना तरक्याती बजट 258 अरब रुपए जो है रखे गए हैं, और इसके साथ साथ तालीम के शोबे में 620 अरब रुपए और सेहत के लिए 393 अरब रुपए और मकानी इदारे यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए भी 155 अरब रुपए रखे गए हैं। अगर सिंध के बात करें कि जो घरों की स्कीम है, जो जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बारहा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर घरों की स्कीम है तो वो सिंध में है, तो 18 अरब रुपए से ज़ायद रकम जो है ऐलान किया है कि इस बजट में जो है सिंध में लोगों को घर देंगे। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं शहर कराची के लिए 816 मंसूबे हैं, जिन पे जो है 3 अरब से ज़ायद जो है रकम रखने की तजवीज़ दी गई है। महंगाई उरूज पे है, मगर यहाँ पर अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं सेहत के मराकज़ के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बारहा तीनों सूबों को वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि अगर मुकाबला करना है तो यूरोपीय ममालिक करें सिंध के साथ, या तो फिर अमेरिका जैसे मुल्क तरक्याती याफ्ता ममालिक जो हैं वो हमसे मुकाबला कर सकते हैं कि सेहत के मराकज़ में जो हमने इनकलाब लाया है, बर्पा किया है, वो ना तो पंजाब में है, ना केपी में है, ना बलूचिस्तान में है। सिंध के अंदर अगर NICVD की बात करें तो NICVD के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि सिंध के अंदर PPH
जो कि बड़ा अहम इदारा है, उसके लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। तो ये मजमून अगर पूरी के पूरी बजट को देखा जाए तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि ये अवाम दोस्त बजट है, मगर ये अवाम दोस्त बजट है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि फैसल वावड़ा जो है अचानक वो ज़ाहिर हुए हैं और मुख्तलिफ मीडिया पे जिस तरह से आज भी उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है उनको, और इसके साथ साथ हुक्मरान जमात जो है वो जो फैसले कर रही हैं वो अनपॉपुलर फैसले हैं, बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस पर आज बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ हैं, अली जोयो साहब हमें सीनियर तज्ज़िया निगार है, स्विट्ज़रलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राना अहमद साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, रुकन है कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफ़क़त अयाज़ साहब है, मुशीर हैं वज़ीर आला KP, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। रहमतुल्लाह सालेह साहब हैं, रहनुमा है नेशनल पार्टी बलूचिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले अली जोई साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की वाज़ेह तौर पर बातचीत और बिलखुसूस जो है साइनिंग सेरेमनी जो है वो स्विट्ज़रलैंड में ही होने जा रही है। तो क्या इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को लेके आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कतर और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और बड़ी मेहनत की है। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ास तौर पर इस जंग को लेके पाकिस्तान और बिलखुसूस कतर की जो है तारीफ भी की है। जी आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल ये जितने भी G7 के मूवमेंट थी, जितना भी लोगों का आना जाना था, वो भी जनीवा से ही था, क्योंकि ये जहाँ पे G7 मुनक्किद हुआ वो हिस्सा है फ्रांस में, लेकिन स्विट्जरलैंड के बिल्कुल करीब है, लेक के दूसरी साइड पे जी। तो यही जनीवा एयरपोर्ट यूज हुआ। तो ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटी रही, कुछ दिनों से एहतजाज भी रहे G7 के खिलाफ। अगर इस पे मौजू पे आए साइनिंग सेरेमनी पे, तो इट्स अ बिग इवेंट, ह्यूज इवेंट। और इसमें स्विट्जरलैंड, क्योंकि वो शुरू से एक न्यूट्रल कंट्री रही है फ्रॉम सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसने ज़्यादा किरदार अदा किया है। तो सम रीजंस यहाँ पे एग्री हुए, यहाँ पे अपना इसकी सिग्नेचर हो। और क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी यहाँ पे हैं, अमेरिकी जितने भी मार्को रूबियो और उसकी जितनी भी टीम है वो भी ऑलरेडी यहीं पे मौजूद हैं जनीवा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो वुड बी ब्रेकिंग न्यूज, कि ये साइनिंग सेरेमनी जनीवा सिटी में नहीं हो रही। अच्छा, जनीवा सिटी में नहीं हो रही? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे नहीं हो रही। हालांकि स्विस गवर्नमेंट जो है, अकॉर्डिंग माय इंफॉर्मेशन, स्विस गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की। जनीवा स्टेट ने इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ 26 रियासतें हैं स्विट्जरलैंड की जी, तो जनीवा एक रियासत है, तो रियासत ने बड़ी कोशिश की कि यहाँ नासियों जो पाले है, जहाँ पे अपना UN का चार्टर पहले साइन हुआ था, जनीवा कन्वेंशन हुआ था, और भी बहुत सारी इमारतें कि यहाँ पे मुनक्किद हो। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान और कतर दोनों ने एक अपनी पसंद की जगह ली है, और ये जगह, इसका नाम है ब्रेगिंस्टॉक। ये इसका जो रिजॉर्ट है ब्रेगिंस्टॉक का, ये मिल्कियत है अब कतर की, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि ये 1870 में ये रिजॉर्ट या होटल ये बना, और इसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और हाल ही में यूक्रेन पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी 2024 में, वो भी वहां हुई थी। इससे पहले बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स हो चुके हैं। अब ये कतर की मिल्कियत है, पहले कतर का इसमें 50% शेयर था जी, लेकिन अब कतर जो है इसका, कतर एज ए स्टेट वो इसको अब ओन करता है। तो पाकिस्तान और कतर दोनों ने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी में, हम ये कह सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी पसंद की जगह पे इस सेरेमनी को रखा है। और सारी मीडिया वहां पे मूव हो रही है। और वहां की भी एक और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है जी, कि वो ड्राई फ्री जोन है। उस रिजॉर्ट में VIPs तो किसी तरह से मैनेज करके जाएंगे,
लेकिन जितने भी साफी हजरात हैं या जितने भी वहां पे वॉलंटियर पार्टिसिपेट करने आएंगे, उनको अच्छा खासा पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ी पे रिजॉर्ट बना हुआ। अच्छा, तो ये यानी कि तय हो गया कि ये वहाँ जनीवा में जो है प्राइवेट यानी कि कतर की जो मिल्कियत है उसी जगह पे जो है ये साइनिंग सेरेमनी होगी, और इसमें कोई अमल दखल जो है स्विस हुकूमत का नहीं होगा, जनीवा का नहीं होगा। ये फिर कहा जाए आसान लफ्ज़ों में कि ये सिर्फ खालिस्तान जो है कतर की प्रॉपर्टी है, और ये जो है साइनिंग सेरेमनी उनके ही अम्ब्रेला के अंडर होगी, और उसमें पाकिस्तान भी होगा और कतर भी होगा। स्विस का सिर्फ नाम होगा क्योंकि वहाँ पर जो है कतर की मिल्कियत है, तो वहीं पर ये होने जा रहा है, यही कह सकते हैं। जी जी एग्जैक्टली, जी जी बिल्कुल। और इसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लोकल सोर्सेज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ के जो स्विस जर्नलिस्ट हैं उन्हीं से मैं कोट कर रहा हूँ। और यहाँ स्विस इन्फो जो है, उन्होंने भी यहाँ का जो सरकारी इदारा है उसका एक पार्ट है वेबसाइट स्विस इन्फो, उन्होंने भी इस न्यूज को ब्रेक किया कि ये जो है साइनिंग सेरेमनी ये ब्रिंगन स्टॉक रिजॉर्ट में होने जा रही है। और ये अपना एक यहाँ की डिस्ट्रिक्ट है या एक यहाँ की कैंटोन है, रियासत है, उसका नाम है निडवाल्डन। वो जी। बहुत ही छोटी रियासत है। वहाँ इस ये अपॉर्चुनिटी उसको दे रहे हैं, और जारी बात है वहाँ कतरी मिल्कियत है। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा पुश किया कि फुल क्रेडिट एज अ मीडिएटर हम दोनों ही लें। पाकिस्तान बहुत बड़ा मीडिएटर है और कतर भी है डेफिनेटली। तो पाकिस्तान गॉट सक्सेस इन दिस। पाकिस्तान को ये एक कामयाबी मिली कि यहाँ भी वो अपनी पसंद की जगह पे ही सेरेमनी करवा रहे हैं। और जितने भी G7 के यहाँ, क्योंकि मेरी रिहाइश जो है वो जहाँ G7 का हो रहा है अपना सारा इजलास हो रहा है, जी तो उसके बिल्कुल अपोजिट पे है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर अपने फ्लैट से भी देख सकते हैं, बिल्कुल। बहुत ही अली जोया विजिबल। साहब, तो एक यहाँ तो से ये भी मूवमेंट सवाल पैदा ऑलरेडी होता है कि शुरू हो जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि नरेंद्र मोदी से ना तो हाथ मिलाया, ना तो जो है प्रेसिडेंट हम देखते रहे, और जो है आलमी मीडिया ने भी इस खबर को नोट किया और दिखाया, और बिलखुसूस पूरी दुनिया ने। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त दूरी अख्तियार करके रखे हुए हैं नरेंद्र मोदी से। तो स्विट्जरलैंड में भी ये खबर आपने देखी कि ऐसा हुआ। जी बिल्कुल। यूरोपियन जो यहाँ की लोकल मीडिया है वो जारी बात है ज्यादा खबरों को मसाला नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे इस चीज को नोट किया गया है कि पहले ठीक तो है ट्रम्प जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं कि ही इज नॉट दैट हेल्दी। उसको जोया साहब फील हमारे हो रहा है साथ ही उसकी। रहिएगा, मैं दीगर मेहमानों जी को भी जी। शामिल गुफ्तगू करूं। आपका शुक्रिया, आप साथ ही रहिएगा। और राना साहब, कैसे देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वाज़ेह तौर पर अभी आके G7 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मीडिया टॉक की है वो बड़ी अहम है। और स्विट्जरलैंड से जैसे अली जोया साहब फरमा रहे थे कि ये खालिस्तान कतर की मिल्कियत है और वहाँ पे साइनिंग सेरेमनी होगी, तो कहा जाए तो फिर अब स्विट्जरलैंड तो इसमें कोई ना मेज़बान है ना जनीवा है, तो फिर कहें कि ये कतर और खालिस्तान पाकिस्तान ही कोशिश कर रहा है कि उनकी जगह पे हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, बात यह है कि जगह मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि रब की ज़ात ने जो इज्जत दी है, जो वकार बुलंद हुआ है पाकिस्तान का पिछले 1 साल से। आप जानते हैं कि जिस तरह दुश्मन ने अपनी गंदी और मैली नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखा, और हमारी सियासी और अस्करी क़यादत हमारे खसूस मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और बेलमूम फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत के अंदर सारी फोर्सेस ने जिस तरह रिटेलिएट किया और पाकिस्तान को एक बार फिर उसी मुकाम पे पहुंचा दिया जो दहाइयों पहले पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जब उन्होंने न्यूक्लियर पावर बना था तो उन्होंने वो मुकाम पाया था। उसके बाद आप जानते हैं कि एक आलमी बहरान खड़ा होता है फरवरी में, जिसमें मशरक़ वस्ता की जो जंग है वो पैदा होती है, और एक तीसरी माशी जो है आलमी जंग की तरफ धकेलती है। खुदा ताला की ज़ात का शुक्र है कि पाकिस्तान वो अपना मकाम खोया हुआ पा चुका था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने दुनिया की ताकतों को, ईरान और USA को इस्लामाबाद में लाके अपने मीडिएटर का रोल प्ले किया और उनको इस नहज पे लेके आए कि वो बैठ के
एक मुआहदा कर सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ। अपने सफारती महाज के अंदर उन्होंने जो सफारती महाज पे प्ले किया वो बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और उसकी वजह से ही आज जो है ये दुनिया की दोनों ताकतें बैठने के लिए तैयार हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि ये स्विट्जरलैंड के अंदर साइनिंग सेरेमनी हो या किसी और स्टेट के अंदर हो। मैटर ये करता है कि इनको इस मुआहदे को कराने में करदार किसका था। करदार हमेशा जो पॉजिटिव रहा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही रहा है, उसकी टीम का ही रहा है। अस्करी क़यादत अस्करी क़यादत जो मियाँ थी शहबाज हमारी शरीफ फील्ड का मार्शल रहा है कासिम या अनीस मियाँ साहब मोहम्मद ने, नवाज शरीफ का रहा है? सर वो तो आपके कायद हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का रहा है। हाँ, इस हमारी तरह से अस्करी कहें, क़यादत फील्ड फील्ड क्योंकि मार्शल मियाँ जो साहब है तो हमें सैयद कहीं कासिम नजर नहीं अनीस आए ना। साहब। आपके कायदे जी मोहतरम तो उस रिफ्लेक्शन में नहीं जी, नहीं, वो हाँ, आप मैं ये नहीं वही कह कह रहा था। सकते नजर इसमें नहीं कोई आए, उनका वो किरदार बिल्कुल खास नजर तौर आए पर हैं। नहीं है। शहबाज शरीफ जी की बहरहाल। नहीं, शहबाज शरीफ साहब उनको ऑन बोर्ड रखते हैं और अच्छा, उनसे इंस्ट्रक्शन लेके जो है पूरी वो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, चाहे हमारी वफाकी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी सूबाई गवर्नमेंट हो। हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को पूरा ब्रीफ करती हैं, ठीक है उनसे इंस्ट्रक्शन सर, साथ ही लेती रहिएगा। हैं और अपनी मैं जो जो है है गवर्नमेंट को आगे रन डॉक्टर करती शफकत हैं। अयाज की तरफ जाऊंगा, मुशीर बराए वज़ीर आला KP। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप की थोड़ी देर पहले G7 में जो बातचीत हुई बड़ी अहम है, मगर अब जिस तरह से जोयो साहब भी बता रहे थे, अली जोयो स्विट्ज़रलैंड से, कि ये खालिस्तान जो है इसमें कतर और पाकिस्तान की कोशिशें हैं, और जनीवा में ना तो ये साइनिंग सेरेमनी हो रही है, ना तो जो है इसमें स्विस हुकूमत का कोई अमल दखल है। मगर फिर भी आज भी पाकिस्तान की तारीफ़ तो की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कहीं ना कहीं उन्होंने कतर और पाकिस्तान की अनथक मेहनतों का जिक्र भी किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफकत हैं हमारे साथ? सर माइक अनम्यूट करिएगा। जी जी डॉक्टर साहब, सर माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बैसियत को रुकन कौमी असम्बली, कैसे देख रही हैं कि ये बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, साइनिंग सेरेमनी होने जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें थी बिलाखिर वो रंग तो लाई हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले भी पाकिस्तान का और कतर का जिक्र किया, और जिस तरह से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं अली जोयो साहब, वो भी कह रहे थे कि ये साइनिंग सेरेमनी जो है जनीवा में या स्विट्ज़रलैंड में तो हो रही है, मगर जनीवा में नहीं हो रही, ये कतर का एक रिजॉर्ट कहें, प्राइवेट जगह कहें, वहाँ होने जा रही है। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा अगर आपका माइक अनम्यूट करिएगा। अच्छा अली जोया साहब, मैं दोबारा एक दफ़ा आपकी तरफ आऊँगा जब तक इनकी ऑडियो हम तक पहुँच सके। एक तो ये है कि जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि ये खालिस्तान अब ये कहेंगे प्राइवेट जगह पे, यानी कि कतर की मिल्कियत है, वहाँ पे होने जा रहा है। आपने जैसे कहा कि स्विस स्टेट ने बड़ी कोशिश की कि ये एजाज़ है, यकीनी तौर पे उनको मिलना चाहिए, क्योंकि माजी में भी तारीख उठा के देखें तो कहीं ना कहीं एक कहें कि ऐसा वेन्यू है कि वहाँ पर अमूमन कोई एतराज़ नहीं करता। मगर अब ये जो कतर ने कोशिशें की हैं, जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, तो यूरोपीय यूनियन और ख़ास तौर पर स्विट्ज़रलैंड में इसको कैसे देखा जा रहा है? जी आफ्ताब साहब, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पे कमोडिटीज या तेल की प्राइसेस इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ना सिर्फ ये इफेक्ट हुआ है बल्कि मॉरली साइकोलॉजिकली भी जितने यहाँ पे लोग हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बीइंग अ पाकिस्तानी, एवरीवन हु इज लिविंग हियर अब्रॉड, हमें भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि यू डिड अ वेरी गुड जॉब, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। सो एवरीबॉडी इज गेटिंग अप्रिसिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑफ कोर्स दिस क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड देन आवर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बट यहाँ तक स्विस की बात है, यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ अगर तेल की प्राइसेस पूरे यूरोप में 10 सेंट यानी 10 सेंट ऐसे 10 पैसे गए
जी अगर ये भी ऊपर नीचे होती है तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे यहाँ तो 250-100 रुपए भी अगर ऊपर चली जाए, 10-20 रुपए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई 200-400 में ऊपर जाए तब जाके गवर्नमेंट इसके अवाम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ फ्यूल प्राइसेस 20 सेंट बढ़ी थी और वो अब कम होके सेम प्राइस पे आ गई हैं जो जी बिफोर जंग से पहले जो प्राइसेस थी। तो इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। और एक छोटी सी मैं तस्दीक कर दूं जी कि जहाँ पे ये नीड वाल्डन में ये जो रिजॉर्ट है ब्रिंगन स्टॉक रिजॉर्ट, जी जो कतरी प्रॉपर्टी है, ये भी है स्विट्जरलैंड में ही। जी जी स्विट्जरलैंड की जो 26 रियासतें हैं इनमें से ये भी एक रियासत है और स्टेट है जहाँ पे ये अपना साइनिंग सेरेमनी हो रही है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि जनीवा एज ए स्टेट, क्योंकि जनीवा इटसेल्फ यहाँ यूएन ऑफिसेज हैं, बहुत सारे बिल्कुल इदारों के यहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, तो इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई की कि ये यहीं पे ही हो। बिल्कुल क्योंकि G7 बिल्कुल इसके अपोजिट हो रहा है, हार्डली बिल्कुल कोई 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे G7 का इवेंट हो रहा है। बिल्कुल लेकिन सर, साथ ही रहेगा पाकिस्तान और डॉक्टर शाहिदा रहमानी कतर साहिबा ने हमें ज्वाइन दे किया है, ब्रॉट इन रुकन है टुगेदर। कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा कि थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरह से कहा कि अब जंग का खात्मा होने जा रहा है, ईरान से बहुत कुछ हासिल किया, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि ईरान ने क्या कुछ खोया और अमेरिका ने क्या कुछ पाया, मगर पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे जो कह सकते हैं कि एशियन मुल्क जो कि इस जंग से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, यूरोपीय ममालिक भी हुए। मगर अब जब ये साइनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है, थोड़ी देर पहले खबर आई कि जी वो लैंड कर चुका है स्विट्ज़रलैंड में, और इस तरह से जो है पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। तो बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुकन कौमी असम्बली, आप क्या समझती हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि कम से कम मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों ममालिक को लाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ? जी, बहुत शुक्रिया मुगैरी साहब। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ क्योंकि ये एक तारीखी लम्हात हैं। पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन सफारतकारी से और बेहतरीन सियासी बसीरत के साथ जो रोल प्ले किया, वो ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये बहुत बड़ी और ये आलमी जंग में तब्दील होने जा रही थी। लेकिन जी आपने देखा कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब, वजीर आजम साहब, नायब वजीर आजम साहब समेत तमाम पॉलिटिकल जमातों और सदर आसिफ अली जरदारी साहब सबके मुत्तहिद होने से और पूरी कौम के मुत्तहिद होने से हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि वो पाकिस्तान, जिसका चंद साल पहले तक पासपोर्ट को डीवैल्यू किया जाता था और जी पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं मिलती थी, आज पूरे अक़वाम आलम में पाकिस्तान का एक नाम और एक मुकाम उभरा है। और मैं समझती हूँ ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम जो है वो गूंज रहा है। तो ये पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी है और मैं समझती हूँ कि जिसने इसमें अपना रोल प्ले किया वो सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद हुआ है बिल्कुल और आज पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो अक़वाम आलम में बुलंद हुई है। तो ये सारी चीजें हैं और यही वजह कि आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज ने, अफवाज पाकिस्तान ने जितनी बहादुरी के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, और आपने देखा कि हम नहीं कहते, बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हमने 5 जहाज गिराए, 6 गिराए, 7 गिराए, वो बताते हैं। तो बात ये है कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। मगर और डॉक्टर साहब, आपने आज देखा भी जो है देखा गया कि G7 में जो है नरेंद्र मोदी से आंखों तक नहीं मिलाई, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हाथ तक नहीं मिलाया और आड़े हाथों कांग्रेस ने भी लिया और कॉकरोच पार्टी ने भी लिया। तो ये तो तय है। मगर मैं साथ ही रहिएगा, शामिल गुफ्तगू करूँ डॉक्टर शफकत अयाज साहब को, मुशीर वज़ीर आला KP। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो आप कैसे देख रहे हैं इस आज के प्रेसिडेंट ट्रम्प की थोड़ी देर पहले G7 के कॉन्फ्रेंस के बाद जो मीडिया टॉक की है उन्होंने कई सवाल तो उठाए हैं, मगर अब पाकिस्तान का डेलीगेशन भी पहुंच चुका है स्विट्ज़रलैंड। कहा जाए कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तारीफ़ की है, कतर की तारीफ़ की है। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्तरका जो कोशिशें थी वो रंग लाई और अब हम एक अमन मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट ये जो सफारतकारी हुई है और जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो रोल प्ले किया है, नो डाउट वो दाद का मुस्तहिक है और पूरी दुनिया को जो है एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि पाकिस्तान जिसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता रहा है, जो
आपको पता है कि हमारी दुनिया में क्या हैसियत थी, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, नो डाउट इसका एक पॉजिटिव जो है एक मैसेज गया है पूरी दुनिया को, और मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन साथ में वही बात कि हम पॉलिटिकल लोगों को तो इसका क्रेडिट भी हमें हुकूमत को देनी चाहिए, लेकिन बीच में ये जो वावड़ा साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी और का ये जो है एक अमल दखल था, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने एक बात की कि वो तो खुद पिक्चर में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को और पीपल पार्टी को दोनों को वावड़ा साहब के खिलाफ कुछ बात कर लेनी चाहिए, उनके खिलाफ आ जाना चाहिए कि ये एक बंदी की वो नहीं थी, कोशिश नहीं थी, एक पूरे हुकूमत की कोशिश थी, और पूरे मतलब जो इस वक्त पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, चाहे हमारे इदारे हैं, इन सब का जो है इसमें एक अमल सर दखल था। मुश्तरका तो पूरी इनको कौम एक की पूरी है, मैं एक तो ये आवाज, समझता हूँ बेहद साफ ही हाँ बिल्कुल पीटीआई की भी थी, नहीं, क्योंकि वो यकीनी असल तौर में पर इक्तिदार इस में ये जंग लोग है में ना, सारे कौम जो है जो साथ इक्तिदार दिया। में होते हैं ना, जी जो इक्तिदार में होते हैं, जिस तरह भी आपने राना साहब को कहा कि इसमें जो है नवाज शरीफ साहब का कोई अमल दखल नहीं था, तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ, चूंकि इस वक्त यही 3-4 लोग जो है वो सामने आए हैं। अलान की पीपल पार्टी का 20 में अगर आप देख ले तो रोल उस तरह नहीं था, या शायद उनको पीस का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन फिर एक और बात आती है कि हम तो लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देख ले, पाकिस्तान में इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को या रमाल बना के उनकी लीडरशिप को जो है ना कैद में रखा गया है। फिर अगर आप देख ले तो कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं, रावलाकोट में लोगों को शहीद किया गया, वहां पे एक्शन कमेटी की बात नहीं मानी जा रही। गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि कैसे जो है एक पार्टी को दूर हटाया सर गया, उनके सर आते हैं निशान उस छीने सियासी गए, गुफ्तगू उनके की झंडे तरफ की आते हैं, सनूक को। बजट पे भी आते हैं। मैं सिर्फ नहीं मुख्तसरन नहीं, कह रहा था कि पहले हिस्से में हम देखे जी इसमें आपने देखे, अगर आप बाकी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, जी तो पाकिस्तानी अवाम को भी आपने इत्तेमाद में लेके ये आपने बावर कराना होगा कि हम पुरअमन लोग हैं और हम चाहते हैं कि अमन हो इस मुल्क में, जो है दहशतगर्दी ना हो इस मुल्क में, इंसाफ हो, इंसाफ का बोलबाला हो। और अगर कोई पार्टी जो है अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसको क्रश नहीं किया जाता, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी लीडरशिप को जो है जेल में नहीं डाला जाता। उनको अगर जेल में डाला गया भी है तो उनको जो है उनकी सेहत के हवाले से उनको जो उनका हक है वो देना चाहिए। तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप अंदर अपने लोगों को मारे और दूसरे लोगों को आप ये कहें कि हम आपको टेबल पे लेके आ रहे हैं, तो आप अपने लोगों को भी टेबल पे लेकर आए। बिल्कुल। बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया, मगर जो है जोया साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। मैं अब जानना चाहूँगा कि सिंध थैंक का यू सर, बजट। थैंक्स फॉर सर बहुत शुक्रिया। दूसरी बात बड़ी अहम है कि सिंध की बजट, डॉक्टर साहिबा क्या तय है कि जो है इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान का बजट पेश हुआ, वफाक का बजट भी आ गया, मगर सिंध की बजट में अगर बात की जाए कि तरक्याती और तालीम और सेहत के लिए जो पैसे रखे गए हैं और नौकरियां जो दी गई हैं, वो तो मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ। डॉक्टर साहब थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा। अगर औसतन देखा जाए कि 10 साल से ज़ायद हो गए हैं आपने सिंध में लोगों को नौकरियां नहीं दी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अगर इन नौकरियों को जो अब ऐलानात हुए हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको मैं तकसीम करूं तो 30 से 28 नौकरियां हर ज़िले में आती हैं सिंध के अंदर। तो फिर किस तरह से डॉक्टर साहब ये तकसीम होगी, किस तरह से ये नौकरियां सिंध के लोगों को मिलेंगी? ये 30 नौकरियां, मैं तो कहता हूं कि जिनको मिलेंगी उनको ऑस्कर अवार्ड दिया जाए कि ये 30 नौकरियां आप हर डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं। मुगैरी साहब देखिए, हम यहाँ नेशनल असेंबली के बजट में आपको पता है कि यहाँ भी है, और हम सारा दिन बल्कि रात 9-9, 10-10 बजे तक हम यहाँ नेशनल असेंबली में मसरूफ हैं, क्योंकि मुहर्रम की भी आमद है। तो लिहाजा कोशिश यही है कि इसको जल्द अज जल्द समेटा जाए, जल्द अज जल्द पास कराया जाए। तो यही जी वजह है कि हमारा सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं, और हम मुस्तकिल इसमें सिंध के बजट पे अगर मुनासिब होता तो किसी मेंबर सिंध असेंबली से बात करते, लेकिन मेरी जहां तक, मैंने चूंकि अभी नहीं देखा तो मैं इस पे जी तफसील से बात नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर मालूम है चले कि मैं सिंध आपको ने, फिगर बता देता हूँ। बलूचिस्तान सिंध के ने, अंदर केपी ने, पंजाब ने अपने अपने हिस्से का, आपको मालूम है कि एक जी बहुत बड़ा फंड जो है वो विफाक के पास आया है, तो उसी लिहाज से बजट बनाया गया होगा। क्योंकि अभी मैंने उसको देखा नहीं है तो मैं इस पे तफसीली बात आपसे नहीं कर सकती। चले, सिंध का बजट अगर 562 अरब रुपए का पेश किया गया, जिसमें है 7% जो है पेंशनर और जो है जॉब में जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वज़ीर आला सिंध साहब ने, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने जो आज बताया है असेंबली के फ्लोर पे।
और कम से कम जो उजरत है, जिसको कह सकते हैं कि जो है डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी माहाना से जो तनख्वाह है वो 43,000 रुपये रखी गई है। सालाना तरक्याती बजट में 298 अरब रुपए रखे गए हैं और गैर तरक्याती बजट में 400 जो है 18 अरब रखे गए हैं। तालीम के शोबे में 620 अरब रुपए, सेहत के लिए 393 अरब रुपए रखे गए हैं। तो ये तो आपके सामने फिगर जो है मोटी मोटी जो है मैंने रखी है, जिस पे बात भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर दोबारा मैं PMLN की तरफ जाऊँगा कि पंजाब में भी यही सूरत हाल रही। सर, इस दफ़ा हुआ क्या कि क्या ये बाबुओं की बजट थी, काम जो कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की बजट थी कि 7% से आगे बढ़ना ही नहीं है। तेल आपने कहाँ पहुँचा दिया, महंगाई कहाँ पहुँचा दी, और जो है 7% जो है तनख्वाह में इजाफा, पेंशनों की तनख्वाह में इजाफा, और 43,000 रुपये माहाना जो है जो डेली वेजेस पे या प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं उसमें सिंध में इजाफा हुआ है। कैसे मैनेज करेंगे सर ये लोग? सर जी माइक आफ्तर अनम्यूट साहब कर जी, राणा साहब। जी आफ्तर साहब आप जानते हैं कि ये जो बजट बना है जिन सबसे पहले तो आपके पंजाब ने अपने बड़े होने का जो पेश और वक्त जो उधार थे 135 जो जी। बस कौमी मालियाती उसको हलमशीन को मद्देनजर रखते हुए मुल्क की वापसी और डैम जो है पेट को काट के जो वफाक को दिया है, ताकि हमारा वफाक जो है मुस्तहकम होके जो है वो आगे की तरफ बढ़े। अगर पाकिस्तान वफाक पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान होगा तो हम लोग होंगे। हाँ, नो डाउट पंजाब ने जो बजट पेश किया है उसने अपनी बकेट में रहते हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने हर वो कोशिश की है कि जो एक अवाम दोस्त बजट हो। आप इसकी मिसाल यूं ले सकते हैं कि तकरीबन 2000 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देना जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये लागू किया है, ताकि लोगों को बहुत ही अच्छी और इजीली जो है उनको वो फैसिलिटी दी जाए कि जो लोग मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं वो जो है इस फैसिलिटी से मुस्तफिद हों। इसी तरह आप जानते हैं कि जो सूबाई आमदन है या नॉन टैक्स महसूलात हैं, पंजाब रेवेन्यू है, तलीम के शोबे के अंदर एक खती रकम रखी गई है ताकि हम लोगों को इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुस्तफिद करें। आपके सामने है कि 28 फरवरी 2026 से पहले तो ये मामला नहीं थे, मामला बड़े स्मूथ रन हो रहे थे। जो वफाक है वो अपनी डोमेन के अंदर खेलते हुए एक बार उस तरफ जा रहा था कि जिसका ख्वाब हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने देखा और जिसके लिए तगोदो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। और सूबा पंजाब जो है जब उसने सूबे को टेक ओवर किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो लोगों को फैसिलिटेट जो उनकी दस्तरस के ऊपर, उनके डोर स्टेप के ऊपर करें, और वो उसमें कामयाब थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये माशी आलमी जो जंग है, तीसरी जंग है, हम सब उसका शिकार हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी उसके अंदर कोशिश की और अपना किरदार अदा किया। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसके मुताबिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं और मैनेज कर रहे मगर हैं। सर थोड़ी देर पहले आपने सुना कि कि इसके असरात जो पूरी दुनिया पे पड़े और माशी जंग पूरी दुनिया ने लड़ी। मगर थोड़ी देर पहले स्विट्जरलैंड से जैसे जोए साहब फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ जो कुछ पैसे या पेनीज कहें जो बढ़ाई गई थी फ्यूल में, वो भी वापस ली गई और अब मामूल की तरह वो जो पेट्रोल की प्राइजेस हैं वो वापस आ गई। मगर यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर हम जुम्मे को नमाज पढ़ के फिर आपकी तरफ देखते हैं और वज़ीर आज़म के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि पेट्रोल में वो कुछ ना कुछ कमी कर दें। ऐसा नहीं होता, वो हर ख्वाहिश जो है ना वो पूरी भी नहीं होती, मगर कुछ ऐसा नहीं होता यहाँ पे। आप बजा फरमा रहे हैं आफ्ताब साहब, लेकिन वो जो ममालिक हैं वो IMF के चुंगल में नहीं हैं। हम लोग IMF के चुंगल के अंदर हैं। आप जानते हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2017 में, तो पाकिस्तान ने IMF को खैरबाद कह दिया था। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जब एक शख्स हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, उसने
हमें दोबारा फिर IMF के चुंगल में फंसा दिया। अब उसी का खमियाजा जो हम लोग भुगत रहे हैं। आप जानते हैं जब ये आलमी जंग एक बार तो यानी कि ये भी कया कराया, सीधी सीधी सा बात करें कि ये PTI का ही दिया गया तोहफा, इस तरह से कह रहे। मुझे आफ्ताब साहब मेरी जरा बात कंप्लीट होने दें। मसला ये था कि जब ये आलमी जंग लगी, माशी जंग लगी, मशरिक वस्ता की जंग लगी, तो पहले 3 हफ्ते तक तो हमने कोशिश की कि लोगों को रिलीफ दें, और उस मद में 128 अरब रुपए जो हैं वो हम लोगों ने, वफाक ने जो है लोगों को। डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगा सर, साथ ही रहेगा। IMF की वजह से हमें जो है इतना ज्यादा ये हमारे ऊपर जंग आया, प्रेशर आया, जिसकी वजह से हमें हाइक देने पड़ा। आप खुद फैसला करें कि IMF में हमें किसने दोबारा फंसाया है। हम लोग तो खत्म कर गए थे अपने दौर के अंदर, अब हम IMF के हाथ तो मजबूर हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। जब प्राइसेस बढ़ती हैं हम बढ़ाते हैं, मजबूर होते हैं, जब प्राइसेस कम होते हैं। तो यानी कि ये आसान लफ्जों में कहा जाए कि ये 2026 और 27 का बजट जो है वो प्योरली IMF का है, आपका और मेरा नहीं है, ये कह सकते हैं इसको? नहीं, IMF का नहीं है। IMF की जो कंडीशंस है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि जिसके ऊपर हम लोग देखते हुए, जिसको भांपते हुए फिर आगे चल रहे हैं। अगर हमारे ऊपर IMF को मुसल्लत ना किया जाता तो शायद हमें आज ये हालात हमारे मुल्क के ना होते जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं। हम लोग भी उसी माशरे की तरह जिसका जिक्र जोइया साहब कर रहे थे, उसी तरह लोगों को हम लोग ईज आउट कर देते। ये मेरे कहने का मतलब है। सर इससे आगे बढ़ के कहें कि जो आपको मिला वो तो बड़ी अहम बात है, मगर डॉक्टर शफकत साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो इस वक्त राणा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि IMF की तरफ, और जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से मुल्क हमें मिला कर्जे में डूबा हुआ और ख़जाना कह सकते हैं कि बिल्कुल खाली मिला, तो कोई और तो नहीं था, यही हल था कि हम IMF की तरफ दोबारा जाते और दोबारा जो है पाकिस्तान को उसी ही जो है अपने पाँव पे खड़े करने की कोशिश करते, या तो फिर जो बारहा हमारे शोज़ में आके कहते हैं कि श्रीलंका जैसे हालात होते। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप मुआवजा कर ले कि जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो उस वक्त 2100 अरब रुपए जो थे वो खजाना में पड़े हुए थे। आज देखते कि वो कितने पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हमने उस वक्त जो हालात कोविड के बाद, अगर आप देख ले कितनी महंगाई हो गई थी, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी हम 6.3% जो है हम GDP ग्रोथ को छोड़कर जा चुके थे। आज आप देख लें कि GDP ग्रोथ आपका कितना है, 2.3 पे ये लेके आ चुके हैं। अंदाजा करें इनकी तरजीहात क्या है। फिर आप देख ले कि 2024 तक हमने कितने कर्जे लिए थे, और उसके बाद देख ले कि इन्होंने ये जो 2 सालों में 9000 से ज्यादा यानी कि 9 ट्रिलियन अरब रुपए जो है इन्होंने ये कर्जे लिए हैं। तो आप मुझे ये बताएं, और फिर मईशत को कहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। आप देख ले कि पिछले 3 सालों में तकरीबन कोई 30 लाख लोग जो है वो इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। फिर अगर आप देख ले तो मईशत का ये हाल है कि कोई इदारा मुझे बताएं कि वो किसी जगह पे स्टैंड कर रहा हो। फिर आप देख ले 1,80,00,000 नौजवान जो है वो इस वक्त बेरोजगार बैठा हुआ है। फिर ये कह रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि हम जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर UAE ने आपसे क्यों 3.5 अरब डॉलर मांगे? फिर आपके पास पैसे कहाँ थे? सर वो तो कहानी कुछ और थी ना डॉक्टर साहब, इस चीज को आप ही माने ना कि UAE ने पैसे क्यों मांगे, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कतई नजर उस पैस में जाने के लिए नाकाम पॉलिसी की वजह से, इनकी नाकाम पॉलिसी की वजह से देखें, ये नहीं हो सकता कि फिर आप ये कहें कि चले इस वक्त आप होते तो क्या करते? UAE अगर पैसा मांगते आप वापस तो आप क्या करते? आप भी सऊदीया मांगते? कर देना, ये पाँव को पड़ जाते। बीच में अगर आप सवाल करेंगे ना तो फिर वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो खत्म हो जाएगा। जी। फिर ये कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे थे, तो आप मुझे बताएं कि 1200 अरब रुपए लेने के लिए ये सूबों से कटौती क्यों कर रहे हैं? अगर ये तरक्की कर रहे थे तो क्यों मांग रहे हैं? फिर क्यों हमें जो है हमारे तरले कर रहे हैं, हमें मेहनतें कर रहे हैं कि हम आपकी मुलाकात करा देंगे, लेकिन हमें जो है NFC में से इतना जो है कटौती करके दे दे। आप जो है मस्जिद एरिया के लिए जो ये आप पैसे मांग रहे हैं, इसमें से इतने पैसे काट के हमें दे दे। सिंध से ये लोग मांग रहे हैं, पंजाब से तो ये मांग ही नहीं रहे हैं, बलूचिस्तान को ये कह रहे हैं कि हमें दे दे। तो कहाँ पे तरक्की है? ये फिर खुद कह रहे हैं कि इनका मोहसिन नकवी साहब खुद कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में 100 अरब डॉलर जो है वो इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में बाहर चला गया है। तो मसला ये है कि ये लोग जो है अपने जेबों को, सर उसका भी इल्जाम तो फिर आप पे ही है ना कि आपकी हुकूमत में तो और फेज में जो जिस तरह से KP से और अफगानिस्तान के थ्रू वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने काम उतारा, पाकिस्तान की जो है ना सबसे ज्यादा जो स्मगलिंग की गई पैसों की वो आपके ही जो है आखिरी दिनों में थी, तो वो तो आप पे इल्जाम आयद करते हैं। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि मुल्क से पैसा बाहर चला गया? आफ्ताब साहब, आप तो मीडिया के बंदे हैं, आप तो ज्यादा पता होगा कि ये मोहसिन नकवी साहब ने अपनी ही बयान में
इस्लामाबाद में जब प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में किसकी हुकूमत थी, किसके पास ये इख्तियार था। दूसरी बात ये कि आज अगर आपने औरंगजेब साहब की बात सुनी हो तो ये खुद कह रहे हैं कि हमारा अगर एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है, तो उसने एक जवाब भी ये पैदा किया कि शायद अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है तो इस वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया है। तो खुद ये नाकामी सर वो तो तबाही हो गई है, माजरत के साथ तबाही हो गई है अफगानिस्तान का और ईरान की वजह से। हमारे जो आम है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, नहीं बिक रहा। हमारी सब्जियां जो है नहीं बिक रही। बंद किया हमारे जो है सूरत हाल इंतहाई जो है बेचारा जो आम मजदूर है वो परेशान है। मैं यही सवाल अगर जो है राणा साहब की तरफ जाऊँ, राणा साहब कौन है? बिल्कुल राणा साहब, जिम्मेदार कौन है? एक तो ये सवाल बड़ा अहम है, जिम्मेदार आप ही हैं क्योंकि वफाकी हुकूमत आपके पास है। दूसरी बात सर, ये फैसल वाडा साहब जो आजकल मौसूफ फरमा रहे हैं, तो वाकई आप लोगों ने ही उनको सेनेटर बनाया, पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिया और सेनेटर बन के और बैठे आके। अब वो किसकी ज़बान बोल रहे हैं सर, कुछ पता है? वो आपके हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या कुछ और है? वो तो कह रहे हैं कि आप जो है ना बोरा बिस्तरियाँ बंद करें और वापस आप लंदन निकलें, आपका काम खत्म। आफ्ताब साहब, पहले मैं भाई को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि इस माशी हालात के जिम्मेदार कौन है। इस माशी हालात के जिम्मेदार नो डाउट वफाकी गवर्नमेंट है, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट ने अपना पॉलिटिकल एसेट जो है वो स्टेक पे लगाया। उन्होंने पॉलिटिकल एसेट इसलिए स्टेक पे लगाया कि जब 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के ऊपर से उस मुसल्लत गवर्नमेंट को एक आईनी तरीके से साइड पे किया गया और पाकिस्तान की भागदौड़ जब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की गवर्नमेंट ने संभाली, तो उस वक्त खुदा ना खास्ता पूरी आलम दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। हम लोगों ने उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और पाकिस्तान को उस ट्रैक पे चढ़ाया है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं पाकिस्तान की मीडिएशन को के किरदार को मान रही हैं। ये जनाब मसूब जो कह रहे हैं कि जी ये सूबों से ले रहे हैं, पंजाब से तो कुछ लिया नहीं भाईजान। 546 अरब रुपया कट लगा है और हम लोगों ने, पंजाब ने अपना पेट काट के जो है वफाक को दिया है, पाकिस्तान की खातिर दिया है। आप लोग तो शख्सियत परस्ती से बाहर ही नहीं आ रहे। शख्सियत परस्ती से बाहर निकलें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। तो सर आपने तो पेट काट के दिया, तो सिंध और केपी और बलूचिस्तान ने क्या दिया सर? सर टेबल टॉक के ऊपर आए तो पाकिस्तान के लिए आए, हर चीज का पंजाब ने अभी 18 बिलियन हर चीज का टेबल है जी। सर वक्त की कमी की वजह से मुझे मुख्तसर अगर जवाब फैसल वाडा वाला दे दें तो मैं कंप्लीट नहीं कर सके थे। आप तो कंप्लीट नहीं कर सके थे। अपने गुजरा कहते थे कि हमारे साथ क्या हुआ है। आप तशरीफ को छोड़ें, जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो एक हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ते हैं और दूसरी जगह पे जाते हैं। ये आप तशरीफ कम से कम 157 रुपए को संभाल रहे हैं। आप 400 से ऊपर पेट्रोल और डीजल को लेके जा चुके हैं। कहां पे आपकी जो है वो मईशत जा रही है? सर टाइम की कमी की वजह से मुझे कोशिश कर रहा था कि मुझे राणा साहब अगर फैसल वाडा का जवाब दे देते हो मुख्तसर अच्छा है, अगर ये थोड़ा सा जल्दी क्विकली अगर जवाब दे देते राणा साहब। स्टेज पे लगा के हम लोगों ने कैसे पाकिस्तान को बचाया है? सर मुझे फैसल वाडा का कोई जवाब देंगे राणा साहब? राणा साहब, शहरियार साहब, मुझे अगर फैसल वाडा साहब का जवाब दे देते तो अच्छा था सर। चले वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अली जोयो साहब हमारे साथ मौजूद थे स्विट्जरलैंड से बराह रास्त, उनका बहुत शुक्रिया। राना अहमद शहरियार साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिदा रहमानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफकत अयाज मुशीर वज़ीर आला केपी, आपका बहुत शुक्रिया। रहमत साले साहब नहीं आ सके, वो भी आते तो बलूचिस्तान की बजट पे यकीनन उनके सामने भी सवाल रखते और जवाब लेने की कोशिश करते। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।